हाँ भी देखिए, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास जो अपनी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक की लगी थी, उसके अंदर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर अपन ने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पढ़ा था। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने कहा था, मान लीजिए ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ क्या लगा दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ रहे हो? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है तो प्रोटॉन का निकलना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई करता है, जिस वजह से प्रोटॉन का निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्या ये बात समझे? बोलो, इसमें कोई डाउट बताइए। ये हमने लास्ट पढ़ रखा है, इसमें कोई डाउट? हाँ बहुत जी, हाँ जी रजे। चलिए, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अगर आप बात करें अरेंजमेंट की, तो इसमें ऐसे लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स। कहता अरेंजमेंट अपन ने देखना है डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स का, किस तरीके से होगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। कहता अगर बेंजोइक एसिड के साथ NO2 ग्रुप लगा हुआ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी किससे? अगर क्या लगा हुआ, क्लोरीन लगा हुआ। इसकी किससे होगी? नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। इसकी किससे होगी? अगर बेंजोइक एसिड के साथ क्या लगाओ, CH3 लगाओ। और इसकी किससे ज्यादा होगी? बेंजोइक एसिड के साथ OCH3। अब आप सोचोगे कि ये सर ऐसे हुआ क्यों। अब यहां पर देखिए, इसके पीछे का रीजन क्या है। जो NO2 होता है वो -I इफेक्ट भी लगाता है और -R इफेक्ट भी लगाता है। तो अगर ये दो इफेक्ट लगाता है तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। वेल क्लोरीन जो है वो क्या करता है, ओनली -I इफेक्ट लगाता है। यहां पर तो कोई ग्रुप नहीं लगा। CH3 क्या करता है, +I इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे सप्लाई करते हैं। वेल OCH3 जो है प्लस -I के साथ साथ -I लगाता है, ऑल्सो +R इफेक्ट लगाता है। और +R इफेक्ट क्या होता है, इज मोर देन -I। अब देखो ये अरेंजमेंट जो मैंने बनाया, यहाँ NO2 -I और -R का मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये एसिड सबसे बढ़िया होगा, यानी कि H बहुत जल्दी लूज कर देगा। भाई क्लोरीन जो है अकेला -I इफेक्ट लगाता है, यानी कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। देन हमारे पास आता है बेंजोइक एसिड, और देन उसके बाद आता है क्या, पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड, जहां पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। तो तुमने सिंपल सी बात एक याद रखनी है, क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जनरली increases the acidic strength। कहता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो वो जो क्या करेंगे,
एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाते हैं। क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात समझे? यस सर। सर ये एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ जी, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, इधर देखिएगा, बेंजोइक एसिड है, उसके साथ मैंने NO2 लगाया ऑर्थो पे, देन लगाया मेटा पे, देन लगाया पैरा पे। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? बता सकते हो? बोलो। सर सबसे ज्यादा मेटा, फिर उसके बाद देखिए, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is always the strongest acid among the substituted benzoic acids। क्या कह रहा है? कहता है जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होता है ना, यानी कि वो बेंजोइक एसिड जहां पर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ना कोई ग्रुप लगा होता है, वो हमेशा एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बाकी सारे सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज, बिकॉज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। हमारे पास ना एक ऑर्थो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये एक्सेप्शनल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब तुमने ये बात याद रखनी है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड यानी कि अगर ऑर्थो पे कुछ लगा है, वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। और ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं ना, ये रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुप है, रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुप अटैच्ड। कैसा भी ग्रुप हो सकता है, ऑर्थो पे कैसा भी ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, आपके पास अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होगी। क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात समझाई? हाँ जी सर। अब अब बात रहेगी, ऑर्थो वाला तो स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ, ऑर्थो वाला तो स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ। अब मेटा और पैरा वाले में से देखते हैं, मेटा और पैरा वाले में से देखें तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो ध्यान से देखो भी, हमारे पास बेंजोइक एसिड के अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, देखो इधर, ये होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ तो क्या बनेगा? देखो इधर, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, क्या बनेगा? ये बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये बन गया हमारे पास। अगर तुम देख के बताओ, मेरे को कौन बताएगा? तर्शित बताएगा। तर्शित बताओ भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ किस पोजीशन पे ज्यादा है, ऑर्थो पे, पैरा पे के मेटा पे? सर ऑर्थो पे। ऑर्थो पे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भी? देखो और तर्शित ध्यान से, ऑर्थो पोजीशन ये है, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है, पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑर्थो और पैरा पे।
बात समझे? सर आपने पूछा ये नहीं था कि कमी किस पे है। दोबारा बोलो दर्शित। तो मुझे लगा आपने यही पूछा है कि किस पे कम है। नहीं नहीं, मैं तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ है बोलो? मेटा पे। मेटा एट पे। मेटा देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ड्यू टू विच होगा क्या उससे? ड्यू टू विच NO2 ग्रुप at meta position effectively withdraws the electron density from the ring। कहता अगर मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो NO2 ग्रुप जो है मेटा पोजीशन से ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। सो NO2 at meta position will be a क्या? better acid than para। तो इसका मतलब मेटा और पैरा में से बात करें, मेटा वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये आपका क्या बन गया? ऑर्डर बन गया। क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझे? बताओ भी। इसको एक बार ना ध्यान से देखो, जल्दी से एक बार पूरा दोबारा देखो, देन मेरे को बताओ पता लगा कि नहीं लगा, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो भी जल्दी। सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक बार दोबारा समझा दो। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अपन ने बॉन्ड शिफ्टिंग कराई, तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। यस सर। अगर पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ऑर्थो और पैरा पे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा में कम है तो कहाँ ज्यादा होगी? मैंने कहा मेटा पे ज्यादा होगी। तो NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पे लगा होगा तो ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींच के लाएगा। यस सर। अगर वो ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के लाएगा तो मेटा वाला बढ़िया एसिड नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ऑर्थो वाला तो सबसे ज्यादा था। ऑर्थो वाले के बाद कौन आ जाएगा फिर? मेटा वाला, देन पैरा वाला। समझे बात को? क्या यस ये सर। बात समझे? अब आ जाओ। देखो ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है ये करते हुए, बट इसको करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोर्ड्स के पेपर दोगे ना, बोर्ड्स सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर ही बात करते हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, बोर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ी वेटेज रखता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से करना है तुमने। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं तुम्हें चार बना के दूं, मैंने कहा बेंजोइक एसिड के साथ मिथाइल लगा दिया ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, और मैंने नहीं लगाया।
अरेंज करोगे इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग? बोलो, अरेंज करोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, कौन सबसे ज्यादा बढ़िया बढ़िया एसिड होगा? बोलो। बताओ, एनी आइडिया? कोई भी आइडिया हो किसी तरीके से कि कैसे करेंगे इसको, बताओ। सर COH मतलब वाला ग्रुप सबसे एसिडिक होगा। कौन सा वाला? सर लास्ट वाला। लास्ट वाला सबसे एसिड? देखो राजे, अभी मैंने बताया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, दिस इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सारों में से। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहां पर क्या लिखवाया था, यही तो बात लगाई थी, रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुप अटैच, कोई सा भी ग्रुप हो ऑर्थो पे लगा है तो उसको सबसे आगे लिख दो, यानी कि क्या, कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। बात समझे मेरी? ठीक है सर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा? ऑर्थो वाला। देन मेटा, पैरा और सिंपल बेंजोइक एसिड, इन तीनों में से कौन सा होगा? बोलो। इन तीनों में से कौन सा होगा? बोलो। सर सेकंड। सेकंड वाला, मेटा वाला। देखो, अब यहां पर तुमने ऑर्थो वाला तो बता दिया, ऑर्थो वाला तो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो CH3 ग्रुप कैसा है, CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, तो आप कहेंगे कि COH के अंदर तो कोई ग्रुप नहीं लगा, नहीं बेंजोइक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। अब बात रहेगी मेटा और पैरा में से, अब मेटा और पैरा में से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो देखते हैं। अब यहां पर देखो, अगर तुम्हें याद हो, बेंजोइक एसिड के जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ रहा था? ऑर्थो और पैरा पे। तो अगर CH3 ग्रुप, अगर CH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा होगा तो बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। इफ CH3 is present at para position, then it will donate electron density very effectively, so it decreases the acidic strength of benzoic acid। ये क्या कर देगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड्स को कम कर देगा। वही अगर पैरावालिक मेटालिक की बात करें, इन मेटा, मेटा के अंदर बात करें, मेटा के अंदर उतने इफेक्टिवली डोनेट ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पैरा के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मेटा के ऊपर तो आ ही नहीं रहा। तो अगर मेटा के ऊपर नहीं आ रहा तो CH3 उतने बढ़िया तरीके से डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब अगर पैरा वाले के अंदर बढ़िया तरीके से डोनेशन होगी तो वो वीक एसिड होगा ना, तो इसलिए सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा? पैरा वाला। बात समझे? बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर हुई? ये बात पता लगी? अनुभव, हाँ जी अरमान, सर। भूमि, रिधिमा, वेदांतिका, विदुषी, यस सर। इसमें यस किसी सर। भी तरीके का कोई डाउट या कंफ्यूजन? बोलो। नो सर। हो जाएगा।
हाँ सर हो गया। अब ये इसका ना, इसके और भी काफी सारे तरीके क्वेश्चंस है, ये ना मैं आपको नोट शेयर करूंगा, वो नोट्स एक बार देखिएगा, सेम ऐसे ही है, एक बार देखिएगा उनको और मेरे को बताइएगा क्या आपको वो चीज समझ आई या नहीं आई। ठीक है, क्लियर? बोलो, क्या ये बात क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्या, क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, कार्बन OH बॉन्ड की क्लीवेज करवानी है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स अपन ने क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, एनहाइड्राइड्स कैसे बनाते हैं, मान लो अगर मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना CH3COOH, एक लिया CH3COOH, ये मैंने क्या लिए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से क्या कर दो रजे, वाटर बाहर निकाल दो। ठीक है, तुमने P2O5 साथ में हीट डाली, वाटर बाहर हो गया, तो क्या बनेगा, CH3COOCOCH3, ये आपके पास क्या बन गया, एक एनहाइड्राइड बन गया। क्या ये बात समझे? कहता है इसके अंदर अगर तुम ध्यान से देखो, आपके पास कार्बन और OH का जो बीच का बॉन्ड है, उस बॉन्ड को अपन ने तोड़ा है। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो, इसमें किसी भी तरीके की कंफ्यूजन या डाउट? सर ये P2O5 क्या है? क्या कह रहे हो रजय, दोबारा बोलोगे? सर मैं कह रहा हूँ ये P2O5 क्या है? P2O5 क्या है, देखिए फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड कहते हैं इसको, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यहाँ पे लिख लो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके सर। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो H पॉजिटिव लूज करने के का मन था जिसका, वो वाटर निकाल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास काम करता है, समझे बात को? ये बात क्लियर हुई? यस सर। ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी अनहाइड्राइड्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, जो दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। मेरे को बता सकते हो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या करते थे? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर यानी कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या करते थे, आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे और साथ में आप अल्कोहल लेते थे, R-OH। तो होता क्या था, जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, तो होता क्या था, यहां से आप, यहां से OH नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव आप बाहर निकालोगे, आपके पास वाटर बाहर हो जाएगा, साथ में क्या बनेगा, RCOOR डैश, आपके पास क्या बन गया, एस्टर बन। क्या ये बात समझे? ये मान लो हमारे पास रिएक्शन है। अगर तुमने रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन कैसे करवाओगे, OH नेगेटिव यहाँ से, H पॉजिटिव यहाँ से, तो वाटर बाहर हो गया, क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर? बोलो भी, क्या ये बात क्लियर? इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, किस तरीके से रिएक्शन हुई, बोले रजय? हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट लिखो भी, तीसरी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ क्या,
एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी है, वो किस तरीके से होगी वो देखते हैं। आपने लिया RCOOH, इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवाई, यानी कि थायोनिल क्लोराइड से करवाई, तो आपके पास क्या बनेगा? मेरे को बता सकते हो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा? बोलो, बता सकते हो? ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। थायोनिल क्लोराइड को आप ऐसे लिखते हैं, देखना इधर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ClSOCl, थायोनिल क्लोराइड लिख दिया, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दो, क्या बनेगा? RCOCl, साथ में SO2, साथ में HCl, ये आपके पास क्या बनेगी? रिएक्शन बनेगी। क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात समझे? हाँ इस, सर। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन? नहीं सर। नेक्स्ट हमारे पास चौथी रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। कोई अब मेरे को बता सकता है अमाइड किसको कहते हैं? अमाइड किसको कहते हैं? अमाइड, जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने समझाया था अमाइड इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अमाइड। कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड लो, उसकी रिएक्शन अमोनिया से करवा दो, ठीक है? अगर अमोनिया से करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा RCOO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, एक तरीके का अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बन गया। कहते हैं इस अमोनियम सॉल्ट को जब आप हीट करते हो तो आपके पास क्या बनता है? RCONH2 बन जाता है, साथ में वाटर बाहर हो जाता है। ये जो बना हमारे पास वाटर के अलावा, इसको कहते हैं अमाइड। ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात समझे? करके दिखाओ। ये मैंने लिया, इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवा दी, क्या बनेगा? CH3 CH2 COO NH4 पॉजिटिव, इसको हीट करेंगे क्या बनेगा? CH3 CH2 CONH2, साथ में क्या बनेगा? वाटर। क्लियर? बताइए, क्या ये बात क्लियर? यस सर। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन? बोलो, ये हो जाएगा? हाँ जी। हाँ सर। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, कैसे लिख लो? कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल। कहता है वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर आप पूरे का पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही उड़ा देंगे, ठीक है? पूरे के पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे, ऐसी रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉपुलर रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन। रिडक्शन जो आप पढ़ते हैं RCOH, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसके अंदर अगर आप HI डालते हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और 473 केल्विन के ऊपर, तो आपके पास क्या बनेगा? एल्कीन बन जाएगा, साथ में वाटर और साथ में आयोडीन बाहर हो जाएगा, ठीक है? तो इस रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हुए तो ये आपके पास बनेगा बैलेंस है, तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन बन जाएगी। एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 COOH plus 6HI in the presence of red phosphorus 473 Kelvin, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3 plus 2 water plus 2 3H2। अब ये जितनी भी रिएक्शंस करवा रहा हूँ ना, आज थोड़ा बोरिंग काम है। बोरिंग इसलिए है क्योंकि इसमें है कुछ भी नहीं, क्रैमिंग है, सिर्फ क्रैमिंग है, क्योंकि इसमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं इन्वॉल्व, कोई मैकेनिज्म आपने अपने सिलेबस में नहीं है, तो इनको एज इट इज याद करना है। आप समझे बात को? क्या ये बात समझ में आई? अब मेरे को और कोई बता सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को और कैसे रिड्यूस करवा सकते हैं?
कार्बोक्सिलिक एसिड को और कैसे रिड्यूस करवा सकते हैं? तो मैंने तुम्हें आगे पढ़ाया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, हाइड्रोलिसिस कराओ, तो मेरे को तो मेरे को रिधिमा बताएगी क्या बनेगा। रिधिमा बताओ भी। वेदांतिका क्या बनेगा? यश क्या बनेगा? दिवेश कोई तो बताओ भाई, किसी को नहीं आता? हाँ भाई, अरमान। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो अल्कोहल बनता है। किया तो हुआ है इतनी बार, तो समझ लग रहा है। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है भाई? यस सर। यस सर। तो कहाँ यस सर। कोई बैठे हो? तो जवाब हाँ ना कुछ तो बोलो। आ गया सर। दूसरी रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर क्या था? RCONA लिया, साथ में NaOH डाला, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 630 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो होगा क्या आपके पास? बाहर आ जाएगा आपके पास, क्या बाहर आ जाएगा? Na2CO3 बाहर आ जाएगा, साथ में क्या बनेगा? R बॉन्ड H एल्कीन बन जाएगा। क्या ये बात समझे? बोलो, यस सर। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, ये तो होगी क्या जिसके अंदर पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्या? अल्काइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि रिएक्शन का नाम है हेलोजिनेशन। रिएक्शन का क्या नाम है? हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है जिसको आप कहते हैं HBZ रिएक्शन। फुल फॉर्म क्या है? हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये जो हेल हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहां पे अटैक करती है या कहां पर क्या करने के काम आती है? यूज्ड टू गिव एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अल्फा क्लोरो और अल्फा ब्रोमो एसिड्स। कहती है ये क्या बनाने के काम आती है? अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो एसिड्स बनाने के काम आती है। एग्जांपल देखिए, अगर मैंने क्या लिया, RCH2COH लिया, ये मैंने क्या लिया है? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है। इसके अंदर मान लो मैंने क्या डाला? क्लोरीन डाला, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, साथ में क्या डाला? वाटर डाला। तो हमारे पास क्या होगा? जो अल्फा कार्बन है उस पर Cl लग जाएगा, साथ में COH। बात समझे? अल्फा कार्बन ये वाला होता है, अल्फा कार्बन पे Cl लग जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पर तुम Br2 डालोगे, सेम के अंदर अगर तुम Br2 डालोगे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, देन वाटर डालोगे, तो आपके पास अल्फा कार्बन पे Br लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर? बोलो, क्या ये बात यस क्लियर? सर।
यस सर। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मान लो इसमें क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताइए क्या बनेगा। क्या बनेगा, जल्दी से बनाओ। बोलो भी जल्दी, क्या बनेगा। तुमने कहना है यार HBZ रिएक्शन है, ये अल्फा कार्बन Br लगा दो, CH3 CH, एक Br COH। अगर मैं पेपर में कहूं एक और Br2 डाला है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में और देन वाटर डाला है, तुम कहोगे सर कोई दिक्कत ही नहीं, एक हाइड्रोजन पड़ा है ना, इसकी जगह फिर Br लगा दो, तो हम एक और Br लगा देंगे। क्या ये बात क्लियर। सर फिर से बता दो। दोबारा बताते हैं। देखो मैंने कहा हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की का रिएजेंट क्या है, आपने हेलोजन डालना है, कौन सा हेलोजन, या तो Cl2 या Br2, किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, देन हाइड्रोलिसिस करवानी। अगर तुम ये रिएजेंट डालते हो ना तो कहता है अल्फा कार्बन जो होता है, अल्फा कार्बन कौन सा, COH के साथ वाला कार्बन, उस कार्बन पे हेलोजन लग जाएगा। समझे बात को। अगर उस कार्बन पे हेलोजन लग जाएगा तो हमारे पास अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझे। तो मैंने कहा एक हेलोजन Br लगा दिया। अगर मैं सेटिस्फाई ना हूं, मैं कहूं एक और बार डाला, तो क्या होगा, अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ तो उस हाइड्रोजन पे फिर Br लग जाएगा। बात समझे, बोलो क्या ये बात समझे। हाँ जी सर। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, चैप्टर खत्म है, बस बोर ना हो, ठीक है। ये जस्ट इम्पोर्ट लास्ट वाली रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इसमें जितना आज मैंने पढ़ाया सिर्फ स्टार्टिंग वाले जो ऑर्डर करवाए वो इंपॉर्टेंट है और एक HBZ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज ये ना समझना मेरे को लग रहा है कि तुम बोर हो रहे हो आज। में डाल सकते। कैसे, जिससे हेलोजिनेशन में आपने कहा कि सिर्फ ब्रोमीन और क्लोरीन डालना है, हाँ Br2 और Cl2, तो उसमें फ्लोरीन और आयोडीन नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HBZ अकेले क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवाने के ही काम आती है, ठीक है। ओके सर। अब नेक्स्ट है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, बेंजीन के ऊपर बेंजोइक COH लगा है। मेरे को एक बात बताओ, COH ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग सर। मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि अगर ये ग्रुप COH ग्रुप बेंजीन पे लगा है तो ये इनकमिंग ग्रुप को कहां भेजेगा, ये उसको मेटा पोजीशन पे ही कहेगा भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, मेटा पे जा। तो इसका मतलब बेंजीन रिंग की जितनी भी रिएक्शंस है, अगर तुम इसके ऊपर करवाओ तो ग्रुप कहां पर लगेंगे, मेटा पोजीशन पे। तो ब्रोमीन अगर डालोगे अनहाइड्रस FeBr3 की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या होगा, जो Br ग्रुप है वो कहां लगेगा, बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन में लग जाएगा। बात समझे, यस सर। बात समझे भाई। तो फिर मेरे को बताओ अगला, अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 डालूं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, साथ में हीट करूं, तो मेरे को बताओ NO2 ग्रुप कहां लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगते हैं। क्या ये बात क्लियर। अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूं, हीट करूं,
तो SO3H ग्रुप कहाँ लगेगा? मेटा पोजीशन पे। अगर मैं CH3Cl डालूं अनहाइड्रस AlCl3 ब्रांच में, तो CH3 ग्रुप कहाँ लगेगा बोलो? मेटा पोजीशन पे। बात समझ रहे हो? ये कॉमन रिएक्शन है जो आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको आप पहली वाली को कहते थे हेलोजिनेशन, इसको कहते हैं सल्फोनेशन, सॉरी नाइट्रेशन, नीचे लिखिए सल्फोनेशन, ये है नाइट्रेशन, देन ये सल्फोनेशन, और देन ये अल्काइलेशन। तो ये रिएक्शंस हमने ऑलरेडी सेम पढ़ी है, बस तुमने इसमें याद ये रखना है कि जो इनकमिंग ग्रुप है इन केसेस के अंदर कहां पे जाएगा? मेटा पोजीशन पे जाएगा। क्या ये बात समझे? बोलो, कोई डाउट इसमें? ये तो हो जाएगा कि ये भी मुश्किल लगा? बोलो यार, क्या ये क्लास तुम, ये तो तुम जब आगे से कुछ बोलते नहीं हो ना यार, ये तो टॉर्चर लगता है। ये तो मेरे को लगता है मैं ऐसी स्क्रीन पे बोली जा रहा हूँ, तो साथ साथ कोई इंटरेक्ट, हाँ सर, नहीं सर, डाउट है, कुछ पूछोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? फिर इसका मतलब तो मैं माइक बंद ही कर दूं, म्यूट ही कर दूं, फिर फायदा ही कोई नहीं है अगर पूछना ही नहीं तो। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऐसे लिख लो, ऐसे टॉपिक बना लो, डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल के बीच में आप किस तरीके से डिस्टिंक्शन करवा सकते हो? तो जो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट आप पढ़ने जा रहे हैं वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। आप पहला पढ़ने जा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की अगर आप बात करें ना, ये टेस्ट क्या कहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देता है? गिवन बाय ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स नॉट फिनोल्स। तो याद रखना, अगर आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे साथ में फिनोल दे दे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होगा, फिनोल के साथ नहीं होगा। करना क्या होता है, तुमने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, मान लो CH3COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डाला, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डाला NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। खाया है कि नहीं खाया? कभी टेस्ट किया है हाँ, सोडियम शायद बाइकार्बोनेट? ये होता है ना सोडा, मतलब बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर में से कोई एक होता है। बेकिंग सोडा को कहते हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो हमारे पास एसिटिक एसिड, यानी कि मैंने लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? CH3CONA, साथ में क्या बनेगा? वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलेगी तो एफरवेसेंस होगी। एफरवेसेंस समझते हो? बुलबुले से बनेंगे, ठीक है, बबलिंग सी होगी। तो वो एफरवेसेंस अगर होती है तो हम कहते हैं क्या है? क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझे? यस सर। क्या ये बात क्लियर हुई? यानी कि एसिड के अंदर बेस डालोगे तो बबलिंग सी होती है। बबलिंग क्यों होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। क्लियर? इसमें कोई Yes, डाउट? sir. यस सर। नहीं। दूसरा है हमारे पास फेरिक क्लोराइड टेस्ट। जिसे अपन FeCl3 टेस्ट भी कह देते हैं। अब हमारे पास अगर आप बात करें
FeCl3 टेस्ट जो होता है वो कौन देता है? दोनों देते हैं। तो आप इसमें कहेंगे विद कार्बोक्सिलिक एसिड वी गेट buff colored PPT with phenol we get violet color PPT। ठीक है, तो कहता अगर तो FeCl3 की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाओगे तो बफ कलर की पीपीटी आती है। बफ कलर समझते हो, वो जो मिट्टी का रंग होता है ना, मिट्टी का जो ब्राउनिश सा रंग होता है जैसा, दैट इज बफ कलर। ठीक है, और अगर फिनोल के साथ करवाते हो तो हमारे पास वॉयलेट कलर के पीपीटीज आ जाते हैं, वॉयलेट कलर का सोल्यूशन हो जाता है, वॉयलेट कलर सोल्यूशन बन जाएगा। पीपीटी की बजाय लिख लो सोल्यूशन ही वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टेस्ट हैं जो अपने पढ़ने हैं किसकी डिस्टिंक्शन के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल की। तो क्या समझ आया रजे? क्या ये चीज समझ आई? हाँ सर। तो इसके साथ आपका हाँ चैप्टर जी क्या सर। है, खत्म हुआ।